सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है औद्योगिकरण का युग, इतिहास की किताब का। तो समझें आगे का। बुनकरों का क्या हुआ। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। यानी जो निर्यात हो रहा था, यहाँ से जो माल भेजा जा रहा था, उसमें गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था, इसलिए गिरावट नहीं आई। और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी यूरोपीय देशों में, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, वो भी भारत के ही कपड़े का निर्यात अभी करना चाह रही थी। जो 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। यानी जो माल भेज रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भेज रही थी यूरोपीय देशों को, तो सप्लाई आराम से नहीं मिल पा रही थी। तो इसके लिए उन्होंने प्रयास किए। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। यानी इनमें होड़ लगी रहती थी। और भी कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, जैसे फ्रांसीसी कंपनी थी, डच, पुर्तगाली, और जो स्थानीय भारत के जो व्यापारी थे, सभी में होड़ रहती थी कि कितना ज़्यादा हमारा व्यापार मतलब यूरोपीय देशों के साथ चले। तो इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल, यानी पूर्ति नहीं हो रही है, और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है, क्योंकि जब पूर्ति कम होती है तो माल महंगा हो जाता है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। ये उसके दिमाग में आई ईस्ट इंडिया कंपनी के कि हमें यहाँ माल महंगा मिल रहा है, लेकिन यदि एक बार हमारी राजनीतिक सत्ता भारत में स्थापित हो जाए तो हम मतलब इसके लिए फिर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और अपने हिसाब से व्यापार करेंगे। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने और लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। और यह काम कई चरणों में किया गया। पहला, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा प्रयास क्या किया, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। यानी माल बेचने वाले जो बुनकर हैं वो अन्य खरीदारों के साथ कारोबार नहीं करेंगे। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, और उसे वे मतलब जिनसे कर्जा लेते थे उन्हीं को बना हुआ माल देना होता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। तो ऐसे जो गुमास्ता होते थे, जो कर्ज देते थे, वो सस्ता यानी कम दामों पर उनके माल को, बने हुए माल को खरीदते थे, क्योंकि कर्ज लिया है और ये प्रतिबंध है कि जिस हमने कर्ज दिया है तो आप माल हम ही को देंगे। तो इस तरह से यहाँ के जो कारीगर थे वो मजबूर होकर के सस्ता माल जो है इन लोगों को अपने माल की कीमत ज़्यादा नहीं लगा पाते थे। और जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे, कर्जा लेकर के माल तैयार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिस पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर दे करके पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे।
क्योंकि कर्ज मिल रहा है और कर्ज से, उस कर्जे से वो ज़्यादा माल तैयार करके ज़्यादा माल सोच रहे थे कि ज़्यादा माल बेचेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे और औरतें सभी सब कुछ ना कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गाँव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगीं। यानी दोनों में टकराव होने लगा, गुमास्तों और बुनकरों के बीच। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल भी रखते थे और संकट के समय उनकी मदद भी किया करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, जो गुमास्ता थे जो कर्ज देने का काम करते थे, ये बाहर के लोग थे। उनका गाँव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, यानी दबाव में काम करवाने की मतलब सोचते थे। सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा भी दिया करते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। समझ लीजिए आप क्या स्थिति थी। अब बुनकर ना तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। जब वो उनकी पिटाई हो रही है तो वो तो मजबूर हो गए, जैसा वो गुमास्ता कहेंगे वैसा ही उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम होती थी, पर वे कर्ज़ों की वजह से, चूँकि कंपनी के गुमास्तों ने उन्हें कर्जा दिया है तो कर्जे की वजह से कंपनी से वो बंध गए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए और वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे, यानी अपना गांव ही छोड़ देते थे और रिश्तेदारी में चले जाते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उनके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। और 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं और पैदा हो गईं। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत टाइम लग रहा है।